नाज़रीन, ट्रंप ने आते साथ ही जो पहली बड़ी जंग छेड़ी वो ईरान के साथ थी, और अब ट्रंप जो है वो दो नई जंगें इस वक्त छेड़ने जा रहे हैं। एक जंग जो है वो वेनेजुएला के साथ है और दूसरी जंग जो है वो नाइजीरिया के साथ छेड़ने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो नाइजीरिया में फौजें उतार सकते हैं और प्रेसिडेंट मडोरो के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। ये आज ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। दो मुल्कों के साथ जो है वो जंग होने जा रही है, और ये जो नाइजीरिया का मामला है नाज़रीन, ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये सिर्फ एक मुल्क तक का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो ग्रेट गेम जारी है, ये उसका हिस्सा है। मिनरल्स, रिसोर्सेज, और चाइना जो है चूंकि वहां पर मौजूद है तो उसको जो कंटेन करना है। और देखिए, चाइना जो है वो अफ्रीका में और वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और वेस्ट जो है वो जब भी अफ्रीका में आया है उसने यहां पर हमले ही किए हैं। तो एक बार फिर वो यहां पर हमला करने आ रहे हैं, और चाइना जो है वो अफ्रीका के हर मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, रोड्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, टर्की के अंदर फैसला कुन मुलाकात आज हो रही है, और वहां पर रेजिस्टेंस की लीडरशिप भी मौजूद है, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि ये सारे ममालिक जो ओआईसी के बड़े ममालिक हैं यही तो हैं, और ये क्या फैसला करते हैं। और इन्होंने ही फलस्तीनियों को गारंटीज दी थी। अब भी ये सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहते हैं, या ये कोई अमली इकदाम उठाते हैं। रेजिस्टेंस की लीडरशिप जो है वो टर्की में मौजूद है, साथ ही मुलाकात हो रही है, और बस इंतजार किया जा रहा है कि ये क्या कुछ कर पाएंगे या सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगे। तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम जब अटैक करेंगे। दूसरी तरफ रशिया से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रशिया ने ईरान में अक्रॉस द कंट्री न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। यह मुआहदा तय पा गया है। ईरान के लिए बड़ा गैर मामूली मुआहदा है। इससे उनकी इकॉनमी में बहुत ज्यादा जो है वो उनको फायदा होगा, और साथ उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब इसकी हिफाजत जो है वो रशिया करेगा। एक तरफ जो है वो इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, और रशिया क्या कर रहा है, अक्रॉस द कंट्री जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगाने जा रहा है। और रशिया ने जो है वो इजिप्ट को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो देना शुरू कर दी है। तो ये बड़ी रशिया इस वक्त मौजूद है मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के अंदर भी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो रीजन में बहुत सारे मालिक का मजीद करीब आ रहे हैं। लेबनान और इजिप्ट के दरमियान कुछ नए मुआहदे जो हुए हैं, और अमेरिका जो है वो चाइना की कंटेनमेंट के लिए अब एशिया में मजीद मुल्कों के साथ जो है वो मिलिट्री टाइज बढ़ाने में दिलचस्पी जो है वो दिखा रहा है। चाइना की कंटेनमेंट, एक कोल्ड वॉर वो बकायदा कहीं ना कहीं जो है शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, नवंबर 2, 1917, पिछली सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 1917 की हम बात कर रहे हैं। 2 नवंबर एक ऐसा दिन था नाज़रीन, जिस दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसके असरात अभी तक जब वो खत्म नहीं हुए, और ये एक ऐसा फैसला है जो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ जब लेकर जा सकता है। और इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी जानों से जो है वो जा चुके हैं। नाज़रीन, इस दिन जो है वो बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया गया था, और जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने ये जो फलस्तीन है यहां पर इनकी आबादकारी की जाए और कॉलोनाइज करने की इजाजत जो दे दी थी। और ये खुफिया मुआहिदा था नाज़रीन, ये कोई ऐसा लेजिटिमेट मुआहिदा नहीं था कि जिसको अनाउंस किया गया था, ये खुफिया मुआहिदा था। और जो शरीफ मक्का थे, ग्रेट ब्रिटेन ने उनके साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ था कि जॉर्डन और फलस्तीन ये सारे इलाके जो है वो इनके हवाले जब किए जाएंगे, और अगर उनके हवाले किए जाते तो कोई मसला नहीं होना था। ज़ाहिर है फलस्तीनी अपनी जगह पर आबाद रहते, सिर्फ हुकूमत जो है शरीफ मक्का के हवाले कर दी जाती। तो जो इस वक्त जॉर्डन में हाशमी खानदान है वो शरीफ मक्का, तो बाद में उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ। यानी ग्रेट ब्रिटेन ने असल में इधर मुआहदा किया हुआ था इजराइलियों के साथ, और इधर शरीफ मक्का को कह रहे थे कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ो तो तुम्हें ये यहां पर हुकूमत दे दी जाएगी। बाद में इनको शरीफ मक्का को पता चला, हाशमी खानदान को, कि नहीं, इनके साथ तो धोखा हुआ है। जब वहां से यूरोप से जब वो ये सारे सेटलर्स जो है वो आना शुरू हुए तो उनको पता चला नहीं, इनके साथ तो धोखा हो गया। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके जरिए एक ऐसा छुरा घोंपा गया है कि जिसका दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जिसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जिसकी जंगें अभी तक जारी हैं, और अभी आगे पता नहीं क्या कुछ होना है। तो इस वक्त जो है वो फलस्तीनी जो तमाम लीडरशिप है, उनकी तंजीमें हैं, वो मिस्र के अंदर जो वो मौजूद है। तो वहां पर वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूनिटी करनी है, कैसे अगला फ्रेमवर्क होगा। तो उन्होंने कुछ नाम भी फाइनल किए हैं कि गजा की कमेटी के हवाले से। तो उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से आज स्टेटमेंट जब जारी की है, तो उन्होंने कहा पैलेस्टीनियन फैक्शंस बाल्फोर डिक्लेरेशन अ क्राइम दैट लिव्स ऑन, यानी वो एक ऐसा क्राइम था जो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है। और उन्होंने कहा वो टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन एंड द ज़ायनिस्ट क्राइम। तो हम जो है वो इसके खिलाफ अपनी जिदोजहद हमारी जारी है और जारी रहेगी जब तक ये बाल्फोर डिक्लेरेशन को हम रिवर्स नहीं कर देते, जब तक ये ज़ायनिस्ट कॉलोनियल दौर का जो हम खात्मा नहीं कर देते। ये हमारी स्ट्रगल जो जारी है। ये तमाम फैक्शंस ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टेटमेंट जारी की है। और अल मायदीन ने इस पर लिखा है, डज यूके's recognition of Palestine atone for Balfour sins? कि वो जो गुनाह उस वक्त सिन किया था, ये इतना बड़ा आप कह लें कि ये जुल्म हुआ, तो क्या उस फलस्तीन की जो रिकॉग्निशन बरतानिया ने की है, तो क्या वो उस बात से अब पीछे हट रहा है, या उस पर एक अपॉलॉजी कर रहा है, या उस पर वो जो गिल्ट है उसको जरा खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि जो उस वक्त हमने किया था वो अच्छा नहीं था। तो आज वो इंडिजिनस लोगों को ये तस्लीम कर रहा है कि हाँ, ये लैंड इनकी है।
और ये जो सेटलर्स आए हैं ये कॉलोनियल हैं। तो इसके साथ मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो नवंबर में ये एग्रीमेंट नाजिल हुआ था, नवंबर 1917 में, और फिर नेक्स्ट मंथ दिसंबर 1917 में जो एलाइड फोर्सेस हैं वो यरूशलेम में दाखिल हो गई थी, ठीक है ना। यरूशलेम में दिसंबर 1917 में जब वो दाखिल हो गए थे और फिर ये सारा इलाका जो उनके कंट्रोल के अंदर चला गया था। तो ये दिसंबर 1917 से यरूशलेम उनके पास है। तो उससे पहले क्रूसेड वॉर्स हुई और फिर सल्तनत उस्मानिया के पास ये रहा, ठीक है ना, कई 100 साल उनके पास रहा है। फिर दिसंबर 1917 से ये उनके पास जब चला गया। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसको जरा लिंक करते हैं। स्पेन की कॉलोनी रहा है मैक्सिको, और स्पेन ने अपोलोजाइज किया है मैक्सिको से कि उस वक्त बड़ा जुल्म हुआ था, 500 साल कबल की ये बात है। अब ये स्पेन कह रहा है कि इंडिजिनस वॉइसेस हर्ड एज स्पेन रिग्रेट्स कॉलोनियल इरा अब्यूजेस। स्पेन ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि बड़ा जुल्म हुआ था और हम इस पर जो रिग्रेट कर रहे हैं, इस पर जो सॉरी कर रहे हैं। जो पेन और जो इनजस्टिस वहां के इंडिजिनस लोगों को भुगतना पड़ा जब पूरा बरआज़म अमेरिका जो है उसको कॉलोनाइज किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट इसलिए है नाज़रीन कि 2019 में उस वक्त के जो मैक्सिको के सदर थे उन्होंने खत लिखा था, जो स्पेन के किंग हैं और पोप फ्रांसिस हैं, उनको खत लिखा था कि स्पेन जो है वो अपोलोजाइज करे कि जो इन्होंने हमारे यहां जो है वो सितम ढाए थे। तो इस पर जो है वो आगे से बड़ा गुस्से का इजहार किया गया था स्पेन की जानिब से, और कहा गया था कि हम नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये 500 साल पुराने वाकयात हैं, इनको मौजूदा दौर के तनाजुर में जो है वो नहीं देखना चाहिए और माजी का जो गुस्सा है वो हमें छोड़कर जो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब जो है स्पेन ने जरा अपनी टोन बदली है और पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि वहां पर इंजस्टिस हुआ है, जुल्म हुआ है, हम जब सॉरी करते हैं। अब इसका ताल्लुक फलस्तीन के साथ क्या है? फलस्तीन के साथ इसका बहराज ताल्लुक है। देखिए, ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं जिन्होंने कॉलोनाइज किया है मुख्तलिफ कौमों को जाकर, वो कहीं ना कहीं गिल्ट में है और सॉरी कर रहे हैं। तो क्या बरतानिया भी फलस्तीनियों के साथ जब सॉरी करेगा? और मैं आपको बताऊं, ये जो स्पेन वाला मामला है, कोलंबस के बारे में जब आप सुनते हैं कि कोलंबस ने जाकर अमेरिका दरियाफ्त किया, तो ज़ाहिर है हिस्ट्री में ऊपर नीचे चीजें बताई गई हैं। तो ये जो कोलंबस है नाज़रीन, ये स्पेन से रवाना हुआ था। इसकी जो जर्नी है ये स्पेन से हुई है। स्पेन के जो उस वक्त के किंग थे उन्होंने यानी इसके जहाज इसको दिए और इसको पैसे दिए, यानी इसकी जो सारा ट्रिप था उसकी जो पीछे फंडिंग है वो स्पेन के बादशाह ने की है। और ये जो कोलंबस है ये उस वक्त नाज़रीन एशिया का एक नया रास्ता तलाश करने के लिए जब निकला था, ठीक है ना, और चाइना को एक्सेस करने के लिए वहां के सोने के बारे में बहुत सारे किस्से जब मशहूर थे। तो एशिया, चाइना, ये उसके लिए एक नया रास्ता तलाश करने के लिए निकला था और होते 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 ये बरआज़म अमेरिका में जा पहुंचा, ठीक है ना। बरआज़म अमेरिका जो है नाज़रीन, उस वक्त उसका राब्ता ये वाली जो दुनिया है उससे कटा हुआ था। कई 100 साल हो चुके थे कि वो दुनिया अलग थी, वहां पर लोग थे, लोग मौजूद थे। हालांकि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि ये एक एम्प्टी लैंड थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, लोग वहां पर मौजूद थे, उनका जमीनी राब्ता इस दुनिया से कटा हुआ था। जैसे इस वक्त भी देखें तो बरआज़म अमेरिका जो है उसका कोई जमीनी राब्ता तो इस दुनिया के साथ नहीं है। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि कोलंबस जो है वो वहां पर गया और फिर यहां से यूरोप से जो सेटलर्स हैं वो वहां पूरे बरआज़म अमेरिका में, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहे, बरआज़म अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने बहुत सारी वहां पर कॉलोनीज बनाई और इंडिजिनस लोगों को जिस तरह से मारा, तो वो एक बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री। तो मैक्सिको जो है वहां पर इनकी इंडिजिनस लोगों की एक बड़ी आलीशान पुरवकार उनकी एक रियासत जो है वो कायम थी और वो एक सैक्रेड इनकी रियासत थी और बड़ी खुशहाल, पुरअमन, बड़ी अच्छी और खुशी वाली जिंदगी जो है वो गुजार रहे थे वहां के लोग, ठीक है ना। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलता है कि वहां पर वो लोग कितने सादा थे और कितने खुश थे और वहां पर ईवल का तस्वुर इस तरह से था ही नहीं। मतलब वो अच्छे लोग थे, मतलब इस दुनिया से वो कई गुना जो अच्छे लोग थे। तो यहां पर जाकर उन्होंने इसलिए उनको जब तो सबसे पहले जो कॉलोनी वहां पर बनानी शुरू की है यूरोपियंस ने, तो सबसे पहले स्पेन वहां पर पहुंचा है। तो मैक्सिको में कॉलोनी जो है वो स्पेन ने बनाई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी यानी स्पेन से सेटलर्स गए हैं। तो ये एक हिस्ट्री है। तो स्पेन जो है वो अपोलोजाइज कर रहा है कि बरतानिया जो फलस्तीनियों से अपोलोजाइज करेगा, यानी वेस्टर्न नेशन जो है वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट महसूस कर रही है बदलती दुनिया के साथ, बदलती दुनिया में वो गिल्ट महसूस कर रही है कि नहीं गलत हुआ था। तो क्या फलस्तीनियों के साथ भी वो गिल्ट करेंगे और अपोलोजाइज करेंगे और अपनी इस पॉलिसी से जब पीछे हटेंगे? तो इसलिए इस पर जो अल मायदीन ने लिखा है, डज यूकेज रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन अटोन फॉर बाल्फोर सिंस, कि उस गुनाह पर जो है उससे पीछे हटने की या उस पर एक आप कह लें कि अपॉलॉजी करने की या तलाफी करने की ये कोशिश है। तो ये इस बाल्फोर डिक्लेरेशन के तनाजुर में तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। ईरान का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा है और वहां पर मुआहदा तय हुआ है कि 8 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अक्रॉस द कंट्री रशिया ईरान में बनाएगा। ईरान एंड रशिया टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। ईरान एंड रशिया हैव एग्रीड टू ज्वाइंटली बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और इसको तस्नीम न्यूज एजेंसी ईरान के लिख रही है, ईरान टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर प्लांट्स विद रशियाज हेल्प। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, एनर्जी आपकी इकोनॉमी के लिए बुनियादी जरूरत है, एनर्जी बुनियादी जरूरत है और इससे जब वो आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है, दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वहां पर रशिया आकर बैठा हुआ है,
और दूसरा है ये है कि उनकी इकोनॉमी के अंदर जब वो रशिया हिस्सा डाल रहा है, क्योंकि ये जो सैंक्शंस हैं ये ईरान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना, ईरान को कमजोर करने के लिए हैं, ताकि फिर एक मिलिट्री अटैक करके ईरान को जब वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो बहुत जरूरी है कि ईरान की इकोनॉमी को जो है वो सहारा दिया जाए। तो वेस्ट ने जो सैंक्शन लगाई हैं ताजा तरीन ईरान पर सिक्योरिटी काउंसिल से, वो बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं। रशिया, चाइना और ये मालिक जब बिल्कुल खुलकर ईरान के साथ बल्कि मजीद डील कर रहे हैं। और कल जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है कि अब हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है ईरान के साथ, ये बड़ी गैर मामूली बात है। इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें फाइटर जेट्स भी आ जाते हैं, इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, इसमें स्पेस से हेल्प भी है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, कोई लिमिटेशंस जो नहीं है ना। तो इस तरह ये ताल्लुक जब आगे बढ़ रहा है। और लेबनान और इजिप्ट 15 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स है वो दोनों ने साइन कर लिए हैं। 15 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ये बहुत बड़ी बात है, कायरो में ये एग्रीमेंट जब साइन हुआ है। यानी कि जो टॉम बैरक है उसने कहा लेबनान एक फेल्ड स्टेट है, प्रॉस्पेरिटी होगी वहां पर, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मिस्र जो है वो 15 एग्रीमेंट जब वहां पर जाकर कर रहा है, तो ये मुल्क जो है वो करीब आ रहे हैं। ये भी इजराइल को सारे पसंद नहीं आएगा। और गजा में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, लेबनान में इजरायली जो अग्रेशन है वो जारी है। इजरायली एयर स्ट्राइक हिट सदर्न गाजा, 2 पैलेस्टीनियन किल्ड इन वेस्ट बैंक। उधर गजा में अटैक किया और इधर वेस्ट बैंक के अंदर जब 2 फलस्तीनियों को इन्होंने शहीद कर दिया है। तो अक्टूबर के महीने के अंदर जो आज रिपोर्ट सामने आई है, अक्टूबर में 40 इनकरियंस सीरिया में इजराइल ने की हैं। यानी हर रोज इनकी फौज है वो उसने आगे वो बढ़ी है और मुख्तलिफ इलाकों में आगे गई है। 40 इनकरियंस सिर्फ अक्टूबर के अंदर हुई है। अच्छा, तो ये बात होगी। अब जनाब अली, वेनेजुएला और नाइजीरिया, ट्रंप साहब की जो कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई है, उसने कहा है, ट्रंप की जो कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई है, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है वो ट्रूप्स भेज सकता है नाइजीरिया में और एयर स्ट्राइक्स वहां पर कर सकता है, जमीनी फौज भी भेज सकता है और एयर स्ट्राइक्स भी वहां पर जब लॉन्च कर सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो निकोलस मडोरो हैं, हिज डेज आर नंबर्ड। ये सबसे खतरनाक तरीन स्टेटमेंट होती है, खतरनाक तरीन स्टेटमेंट होती है। ये ऐलान जंग है जो ऑलरेडी एक तरह से हो चुका है, लेकिन अब ये तो बिल्कुल इंतहा हो गई ना कि एक सुपर पावर जो है, जो एक मुल्क को घेर चुकी है, वहां पर फौजी बगावत करवाने की कोशिश कर रही है। और आपको पता है प्रेसिडेंट मडोरो के सर पर $50 मिलियन का इनाम भी रख दिया है, ताकि कोई भी सरपेरा उठे और उसको जब वो असैसिनेट कर दे। और साथ उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिन जब वो गिने जा चुके हैं। तो ये जंग नहीं है तो और क्या है भाई? जंग जरूरी है नहीं हो, जमीनी फौज उतारी जाए तो जंग हो। खाना जंगी की तरफ धकेलने में उन्होंने कोई कसर छोड़ दी है, उसको मुहासरा कर लिया है। और अंदर जो फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से ये फंड कर रहे होंगे कि ये तख्ता उलट दिया जाए। तो अब उसको कहा जा रहा है तुम्हारे दिन जब वो गिने जा चुके हैं। एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, उसको कहा जा रहा है तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। तो ये है जनाब अली अमेरिका की दुनिया। ट्रंप थिंक्स मडोरो डेज आर लिमिटेड while claiming no war with Caracas यानी वेनेजुएला। पहले तो मैं नाइजीरिया वाला मामला आपके सामने रखता हूं। नाइजीरिया की गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल आया, जो अमेरिका ने, ट्रंप ने ये क्लेम किया कि वहां पर क्रिश्चियन जो है वो मारे जा रहे हैं। तो उस पर नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी भी जो सोर्सेज हैं उनसे जो बात सामने आ रही है, जो अमेरिका क्लेम कर रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही क्लेम है जैसे वो वेनेजुएला के बारे में ड्रग्स के हवाले से कर रहे हैं। और ये वैसा ही क्लेम है जो उन्होंने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से किया था, यानी सिर्फ एक जवाब। अच्छा, अब आप जरा देखिए नाइजीरिया। नाइजीरिया एक साहिली मुल्क है और इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, नाइजीरिया में 50% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। 50% जो पॉपुलेशन है यानी आधी आधी क्रिश्चियन है और आधी जो मुसलमान है। पिछले कई सालों में वहां पर बहुत ज्यादा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब एक्टिव रही हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। और सबसे ज्यादा अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो वो मुसलमान मारे गए। यानी अमेरिका कुछ और क्लेम कर रहा है, असल में जो वहां पर मारे गए वो मुस्लिम्स हैं। और वो भी कुछ साल पहले तक वहां पर हालात बहुत खराब थे, अब जरा बेहतर है। और आज वो नहीं हो रहा जो आज से 10 साल, 15 साल, 6 साल, 5 साल पीछे चले जाए तो हो रहा था। आज हालात बेहतर है। और पीछे भी जो लोग मारे गए हैं वो सारे ज़ाहिर है कि नाइजीरियन नेशनल थे। अगर रिलीजन वाइज देखें, अगर मजहब के दरमियान में आ गया है, वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन मारे गए, तो रिलीजन वाइज देखें तो तमाम सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, वहां पर तो असल में मुस्लिम्स मारे गए। तो ये तो मामला बहुत ही गड़बड़ है। यानी वो क्या जवाब बनाकर, जो कि उसकी रियलिटी नहीं है, और वो यहां पर आ रहे हैं। तो असल में ये उसी ग्रेट गेम कैसा है, मिनरल्स, रिसोर्सेज, चाइना, रशिया, ये सारा उसी कैसा है, क्योंकि जो साथ साथ ममालिक है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और फिर ये साहिली मुल्क है। ठीक है, तो ये एक जंग वो छेड़ने जा रहे हैं। और वेनेजुएला के हवाले से जो ट्रंप साहब ने कहा है ना कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, वाइल क्लेमिंग नो वॉर विद वेनेजुएला, कि जमीनी फौज या ये वो हम नहीं करेंगे, तो ये डिसेप्शन भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ट्रंप अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी लिमिटेशंस देख रहा है। अमेरिका एक और वियतनाम वेनेजुएला में देख रहा है, इसलिए अपनी जमीनी फौज उतारने से कतरा रहा है। फिर तो बात यही है ना, तो वो असल में मडोरो को असैसिनेट करके, फौजी बगावत करवा के, कुछ भी ऐसा करके, यानी फुल स्केल इन्वेजन से वो भी घबरा रहे हैं। उनको भी पता है यानी कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट मडोरो इसको सर्वाइव कर जाते हैं, रशिया, चाइना, ईरान साथ खड़े हो गए हैं। असल तो रशिया और चाइना है, ज़ाहिर है कि ईरान की उतनी पावर नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट मडोरो इसको सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर अमेरिका की ताकत कितनी ज्यादा मजीद डैमेज होगी। तो यहां पर तो उन्होंने एक फुल स्केल वॉर वेनेजुएला के साथ डिक्लेयर कर दी है, कह दिया कि तुम्हारे दिन जब गिने जा चुके हैं, बोरिया बिस्तरा गोल कर लो। तो ये तो एक बहुत ही खौफनाक बात है। और इस वक्त पूरा रीजन अमेरिका ने
इकट्ठा कर दिया, यानी लैटिन और कैरिबियन तमाम नेशन जो हैं दो चार को छोड़कर वो इकट्ठी हो गई हैं। और कोलंबिया के जो सदर हैं उन्होंने डिफेंड किया है, वो स्वीडन से फाइटर जेट्स खरीदने जा रहे हैं और अमेरिका के F-16 उन्होंने खरीदने से इनकार किया है और इस डील को उन्होंने जब डिफेंड किया है और तनकीद का निशाना बनाया है अमेरिकन प्रेशर को। और फिर ये देखिए, अमेरिका एशिया के एक मुल्क के साथ मिलिट्री टाइज बढ़ाना चाहता है चाइना को कंटेन करने के लिए, और उस मुल्क का नाम है वियतनाम। वियतनाम वही मुल्क है जिस पर इन्होंने अटैक किया था, अब उसके साथ मिलिट्री टाइज बढ़ाना चाहते हैं। किस लिए? चाइना को कंटेन करने के लिए। ये होगा नहीं। सोवियत यूनियन की जंग और थी, चाइना की जंग और है, वो दुनिया और थी, ये दुनिया और है। वियतनाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है चाइना के, और चाइना के सदर ने वियतनाम का दौरा किया था और उस वक्त उनका जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसमें एक ओपेड भी लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे वेस्टर्नर्स यहां पर आए और उन्होंने कॉलोनी बनाई। फिर अमेरिकन जंग का भी उन्होंने जिक्र उस ओपेड में किया और बताया कि कैसे हम वियतनाम के साथ जब वो खड़े रहे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी वियतनाम जो है वो उसका जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, तो चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता। सूडान के हालात बहुत खराब हैं और ये आज रिपोर्ट आई है 300 वुमेन अल फिशर में मारी गई हैं, 25 वुमेन के साथ रेप हुआ है जो रिकॉर्ड के ऊपर है, पता नहीं इससे ज्यादा क्या कुछ हुआ है। और वहां पर बैंड जो नर्व गैस है, नर्व गैस वो अल फिशर में इन्होंने जब इस्तेमाल की है और उसके पीछे मिडिल ईस्ट के एक मुल्क का नाम जो वो आ रहा है और सूडान भी इस पर इल्जाम लगा रहा है और वो इससे पहले आर्मी अदालत में भी जा चुका है उसके खिलाफ जेनोसाइड का केस लेकर। तो उस मुल्क ने इजहार है ये उसकी पॉलिसी नहीं थी। देखिए, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप किधर बैठे हुए हैं, सूडान किधर है, आप सिर्फ रिसोर्सेज के लिए और मतलब उस चीज के लिए आप वहां पर जा रहे हैं और ये सारी फंडिंग कर रहे हैं। एक तो है ना कि आपका बॉर्डर इशू है, आपका एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ आपकी फंडे हैं, दुश्मनी है, जंगे हैं, उसके खिलाफ भी सारे जेनोसाइड तो नहीं आप कर सकते, लेकिन आप एक जंग प्रॉक्सी वॉर को चलाते रहते हैं। यहां पर तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक दौलत के लिए, मिनरल्स के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए सारा कुछ करना और इनको जेब नहीं देता था। तो बहरहाल अब उस मुल्क के खिलाफ काफी ज्यादा बात जो है वो आलमी मंजरनामे में हो रही है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने आगाह करने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।